आज जो आपका कंपनी का ग्रोथ है, टीम साइज है, वो कितना बड़ा है? हमारा जो ग्रुप का टोटल जो अभी टर्नओवर हुआ है जी, एज अ ग्रुप, वो करीब 5,200 करोड़ का हुआ है। 5,200 करोड़ का। क्योंकि माइंडसेट का बदलाव सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर माइंडसेट आपका पॉजिटिव बदलाव करे तो आपके सारे कर्म पॉजिटिव होंगे। हम जाते थे जैसे खोए, हम मैंने भीख मांग रहे हैं उनसे, उनको समझाते थे आप दे दो, नहीं तो डिले होगा प्रोजेक्ट। बट हर इंसान का अलग अलग अहंकार होता है, नहीं दिया पैसा समय पे। देखिए, मैनेजमेंट या लोगों को समझना वही मैनेजमेंट है। लोगों को समझना वही हाँ, मैनेजमेंट है। अगर आप लोगों को समझ गए कि हर एक इंसान अलग है, उसकी सोच अलग है, उसके संस्कार अलग हैं, क्योंकि हर इंसान अपने नेचर, अपने संस्कार के मुताबिक काम करता है। नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं लीडर्स टॉक। इस सीरीज में हम ऐसे लोगों को आपके साथ ला रहे हैं जो जीवन के एक अच्छे और बेहतर मुकाम पे पहुंच चुके हैं और उनके जीवन संघर्ष, उनकी जीवन की कहानी आपके साथ साझा करते हैं ताकि उनकी कहानी से आपको कुछ सीखने को मिल सके। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं अनिल खैतान जी, जो SNK कॉर्प के चेयरमैन हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्ते। धन्यवाद। अनिल जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं, जो आपकी कंपनी है, आपका ग्रुप है, वो करता क्या क्या है? GSN के कॉर्प में हमारे 4-5 कंपनियां हैं। जी। एक कंपनी है जो कि जूट मिल रिलेटेड है, दूसरी कंपनी है जो पेपर मिल रिलेटेड है, तीसरी कंपनी है जो फार्मास्यूटिकल रिलेटेड है, और चौथी कंपनी हमारी अमेरिका में है। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जो कि हम कस्टमाइज्ड किचन कैबिनेट्स, डोर्स एक्सेट्रा बनाते हैं। ओके। तो बेसिकली हमारा बिजनेस अभी ये 4 कंपनियों के मध्य है। तो यानी कि एक तरह से 4 वर्टिकल्स ही अलग अलग हो गए? हाँ जी, चारों अलग अलग वर्टिकल्स चारों है। अलग एक अलग जूट का, पेपर, फार्मा एंड बिल्डिंग मटेरियल्स। बिल्डिंग मटेरियल्स में। तो इनको जब आपने शुरू किए थे, अगर हम आज की बात करें, तो आज जो आपका कंपनी का ग्रोथ है, टीम साइज है, वो कितना बड़ा है? हमारा जो ग्रुप का टोटल जो अभी टर्नओवर हुआ है जी, एज अ ग्रुप, वो करीब 5,200 करोड़ का हुआ है। 5,200 करोड़ का। और जो हम ग्रुप की जो चलाने की हमारी विधि है, इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ ओनरशिप, फैमिली विद प्रोफेशनल मैनेजमेंट। क्योंकि हम सब फैमिली मेंबर्स खुद ही प्रोफेशनल्स हैं। ओके। वी हैव बीन एजुकेटेड प्रोफेशनली, तो एक अच्छा ब्लेंड बैठ जाता है। और देखिए, मैनेजमेंट या लोगों को समझना वही मैनेजमेंट है। लोगों को समझना वही हाँ, मैनेजमेंट है। अगर आप लोगों को समझ गए कि हर एक इंसान अलग है, उसकी सोच अलग है, उसके संस्कार अलग हैं, क्योंकि हर इंसान अपने नेचर, अपने संस्कार के मुताबिक काम करता है। तो वो आप अगर समझ गए, बीइंग अ लीडर, तो यू कैन हैंडल दैट पर्सन अकॉर्डिंगली। बिकॉज एक इंसान मशीन नहीं है, इट्स अ बंडल ऑफ इमोशंस, बंडल ऑफ इंटेलिजेंस। उसमें भी उतनी ही सोच है, कॉमन सेंस है जितनी मेरे में है। तो इंसानों की कदर करना हमारी कंपनियों में हम उस पर बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय फोकस टू मी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन कस्टमर फोकस। कारण मुझे पता है कि अगर हमारे एम्प्लॉयज़ खुश हैं, वो हमारे कस्टमर्स को अपने आप खुश रखेंगे। खुश रखेंगे। क्वालिटी बना के, प्रोडक्टिविटी से, टाइमली डिस्पैच, प्रॉपर पैकेजिंग, प्रॉपर डिलीवरी इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स एक्सेट्रा। ये सब लोग ही तो करते हैं जी कंपनी में। जैसे हमारा हिंदू इंडियन अपनी कंट्री है भारत, तो हम भारतवासी, जब तक हर भारतवासी इस महान यज्ञ में आहुति नहीं डालेगा, तो भारत कैसे ग्रो करेगा? भारत कैसे ग्रो करेगा? भारत को ग्रो करना है तो सभी को आगे आना पड़ेगा, सभी को साथ सभी को साथ लगना पड़ेगा। कि भारत
सबसे प्रथम। वैसे ही हमारे यहाँ भी हम हमेशा कहते हैं कंपनी फर्स्ट, कंपनी फर्स्ट। कारण कंपनी से ही हर लोगों का अस्तित्व है। जी। हमारे पिताजी हमेशा कहते थे, स्टार्व योर सेल्फ बट नेवर स्टार्व योर फैक्ट्री, नेवर स्टार्व योर कंपनी, बिकॉज यू आर देयर बिकॉज ऑफ द कंपनी, द कंपनी लुक्स आफ्टर एवरीबडी। तो ये मैंने गूढ़ ज्ञान जो मेरे पिताजी का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वो मैंने मेरे बोन मैरो में डाल लिया और मैंने वही ज्ञान मेरे बच्चों को दिया। वही ज्ञान आपने अपने बच्चों को दिया। जैसे आपने कहा कि भाई आपकी कंपनी और आप लोग पहले फोकस करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर, Right. यानी कि जो आपके सामने सबसे पहले हैं, Absolutely. पहले उनको फोकस करना है, उनको हैप्पी करना है। कस्टमर तो उसके बाद आते हैं। कस्टमर्स तो एम्प्लॉयज़, अगर जैसा आपने कहा कि अगर एम्प्लॉयज़ खुश होंगे तो उनकी ड्यूटी है कि कस्टमर को खुश रखना। Absolutely. आपकी ड्यूटी है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखें। तो अगर हम इस तरह से समझें तो यानी कि आपके जो टीम मेंबर्स हैं वो तो सेकंड जनरेशन के भी आपकी कंपनी में आ चुके होंगे। हाँ जी, सेकंड जनरेशन के भी हैं, क्योंकि हमारे साथ भी हमारे पिताजी एंटरप्रेन्योर थे, ओके हम लोग इनहेरिटर्स हैं। ओके। तो हम लोगों ने हमारे पिताजी का काम बढ़ाया, काम शुरू हमारे पिताजी ने किया। तो जो काम पिताजी ने शुरू किया था और फिर जब आप लोगों ने काम बढ़ाया जिस तरह से, तो उसमें क्या फ़र्क था? यानी कि काम करने के तरीके में कुछ तो बदलाव आया होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है, ज़माना बदल रहा है। बहुत फ़र्क आया जी जब हमारे पिताजी ने शुरू किया, बिकॉज हमारे पिताजी ने जब काम शुरू किया तो उसी टाइम उन्होंने आत्मनिर्भरता को सामने रखते हुए काम शुरू किया। ओके तो जितनी भी फैक्ट्रियाँ लगाई सब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन थी। ओके वो सब माल इंपोर्ट होते थे पहले, कुछ इंग्लैंड से, यूरोप से, कुछ अमेरिका से। तो वही सब की फैक्ट्री लगाई ताकि इंपोर्ट्स बंद हो जाए। ओके। और जो मैनेजमेंट स्टाइल था उस समय 40s, 50s, 60s, 70s, वो काफ़ी अलग था आज के वनस्पत। तो जो चेंज आए टेक्नोलॉजी में, बहुत बड़े चेंजेस आए टेक्नोलॉजी के हिसाब से, और टेक्नोलॉजी के साथ चलने के लिए इंसान के दिमाग भी चेंज होते रहे, उनके एजुकेशन सिस्टम चेंज होते रहे, उनके दिलचस्पियाँ टेक्नोलॉजी की तरफ जाती रही, वो सीखते गए, यानी उनका हुनर अलग अलग टेक्नोलॉजी में इंसान स्किल्ड होता रहा। और उस हिसाब से मैनेजमेंट में भी एक बदलाव आया। बदलाव क्या आया? माइंडसेट का। क्योंकि माइंडसेट का बदलाव सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर माइंडसेट आपका पॉजिटिव बदलाव करे तो आपके सारे कर्म पॉजिटिव होंगे। तो यही हम लोगों ने एक ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म लाया हमारे सारी कंपनियों में, एंड प्रोफेशनलिज्म विथ फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस एंड फोकस ऑन टेक्नोलॉजी, एंड ऑल्सो फोकस कि कौन सी टेक्नोलॉजी आके कहीं ये ना हो कि हमारे प्रोडक्ट को टोटली आउट कर दे। क्योंकि आज के दिन इतनी डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजीज आ रही हैं कि आज, जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ टाइपराइटर्स का जी। आज कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये कंप्यूटर आने से, और जो हम टाइप करते हैं कंप्यूटर पे, टाइपराइटर को यूज़ ही नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक है। तो आईटी इंडस्ट्री ने एक चीज़ को रिप्लेस कर दिया। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हर इंडस्ट्री को अपने क्षेत्र में टेक्नोलॉजी 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 देखना चाहिए। और आज के दिन जितने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहे हैं, जैसे हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 कहते हैं, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, ये बहुत ज़रूरी है आज के दिन। बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल सही कह रहे हो। जैसे आपने कहा कि टाइपराइटर कि आज हम कहीं नहीं सोच पाते, तो कल कंप्यूटर इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस थी, आज वो कंप्यूटर के लिए इतना बड़ा आपको सेटअप चाहिए होता, सब कुछ आज छोटे से डिवाइस में आपका ऑलमोस्ट पूरा कंप्यूटर। सही बात है, बिल्कुल। तो आगे क्या होगा पता नहीं। Absolutely. तो अनिल जी, जैसे आपने कहा कि आपके ग्रुप का टर्नओवर आज की तारीख में 5000 करोड़ प्लस है, यानी कि 5200 करोड़ आपने एग्जैक्टली बताया, टू बी वेरी प्रिसाइज। जब आपने इस बिज़नेस को संभाला था, इसकी जिम्मेदारी ली थी, तब ये कहाँ पे था ग्रुप?
ये हम 490 करोड़ था जी, ये 90s में। तो यानी कि 90s में 490 हमारी करोड़ जो था। मेन टर्नओवर आई वो हमारे अमेरिकन ऑपरेशन से आई, ओके। क्योंकि अमेरिका का मार्केट इतना वास्ट है। जैसे आज ही बता देता हूँ जी। आपको, वो जैसे हमारी कंपनी अमेरिका में 2 साल तक ऑलरेडी बुकड है। ओके। तो हम अभी डिलीवरी देंगे 2026 में। तो अमेरिका में बहुत बड़ा, बिकॉज अमेरिकन इकोनॉमी अभी तेजी से बूम कर रही है। 3.5-4% पे ग्रो हो रही है, और अमेरिकन इकोनॉमी का ग्रोथ का मतलब वर्चुअली द होल वर्ल्ड ग्रोथ, बिकॉज अमेरिका इज द ह्यूज मार्केट फॉर एवरीथिंग। अमेरिका इज अ ह्यूज मार्केट फॉर एवरीथिंग। एवरीथिंग। अनिल जी, बिजनेस में ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी के क्या मतलब हैं, क्या मायने हैं, और अगर आप उसको एग्जाम्पल के तौर पे बताएं। ऑनेस्टी से क्या होता है जी, एक विश्वास पैदा होता है मालिक में, एम्प्लॉयज़ में। कारण मालिक को भी ऑनेस्ट होना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। He has to also display honesty to ask for honesty in return. अब हमारे केस में, जैसे एक केस है 1986 का था, चेन्नई में हमारे एक प्रेसिडेंट थे, होटल के कमरे से रुपए चोरी हो गए। तो जितने रुपए चोरी हुए उस इंसान ने पूरी भरपाई कंपनी को करी। बिल्कुल ठीक। ऑनेस्टी है। क्या हुआ, हम लोग का विश्वास उस इंसान में माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर चला गया। इंटेग्रिटी, जो आदमी ने कहता है वो करता है। हम एक कॉपर प्रोजेक्ट लगाया थे भरूच डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। हमारे वहाँ जो प्रेसिडेंट्स थे एट द प्रोजेक्ट स्टेज, वो हमें कहते थे साहब ये ऑर्डर मैं इस तारीख तक नक्की कर दूंगा, क्योंकि मैं काफ़ी प्रेशर देता था, भाई आप लोग जल्दी से देख दाख के ऑर्डर नक्की करो, एडवांस करो, ताकि प्रोजेक्ट डिले ना हो। तो वो जो कमिटमेंट करते थे, मोर और लेस आई वॉज ऑब्जर्विंग that he was issuing the contract on that day or one day before or maybe 1 or 2 days later. But उससे क्या हुआ कि हमें पता लग गया the man has integrity, जो कहता है करता है, मैन ऑफ वर्ड्स। मैन ऑफ वर्ड्स। तो मेरे लिए इंटेग्रिटी का मतलब वही है कि जो आप बोलो आप करो, नहीं कर सकते हो तो मत बोलो। वॉक योर टॉक। वॉक योर टॉक। जैसे हम बात करते हैं बिजनेसेस में, आपने बताया कि भाई 490 करोड़ से आपने शुरुआत मतलब संभाला, उसके बाद से आप यहाँ तक आप पहुँचे। तो इस दौरान बीच में कुछ ऐसे भी अवसर आए जिसमें लगा कि कहाँ फंस गए, ट्रैप हो गया, कि अब शायद चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आ गए, अब इससे निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, क्राइसिस कोई ऐसा आया? आया जो मैं आपको अभी बताया जो कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट के बारे में जी। जो उस टाइम हमारे ICICI बैंक जो है, उस टाइम ICICI बैंक नहीं थी, ICICI वो ने लेंडिंग इंस्टीट्यूशन थी इंडस्ट्रीज़ के लिए फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो ICICI हमारे केस में लीड थी, और उसके साथ 12 लेंडर्स थे, बैंक्स थे, इंश्योरेंस कंपनीज थे, फिर IFCI, IDBI, ये भी आपके लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस थे, डायरेक्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हम कहते हैं इनको। तो उन्होंने लोन सैंक्शन किया, हम लोग को जो रुपए लाने थे, हमने सब प्रमोटर्स ने रुपए ले आए। उस टाइम 25% का रूल था कि अगर 750 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 25% प्रमोटर को लाना है। तो हम वो रुपए ले आए अपना, और प्रोजेक्ट ठीक से चल रहा था, सारे प्रोजेक्ट को बिल्ड हो रहा था, और मैं प्रोजेक्ट साइट पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि हमारी साइट थोड़ी बड़ी थी, वो 100 एकड़ की थी जी। तो हम छोटा सा घर हमरा वहीं बना लिए थे, तो साइट पे रहने में बहुत आराम होता हमें जी। मैं सुबह 6:30-7 बजे अपनी साइकिल लेके पूरा साइट का राउंड 1.5-2 घंटे में लगा लेता, ताकि जब ऑफिस शुरू होती मैं ऑलरेडी साइट को देख चुका होता है कि कल क्या काम हुआ है, कल क्या कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया क्या नहीं किया। और रात को भी फिर आदमी देर तक काम कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि आपको तो यहीं जाना है। तो यानी आओ, तो वो प्रोजेक्ट 1998 दिसंबर में कमीशन का डेट था। अगस्त में 98 में ICICI एक 12 जो लेंडर्स थे इंक्लूडिंग ICICI, वो सारे टीम, ये 14-15 लोग आए हमारी फैक्ट्री। उन्होंने सब चीज़ देखा, लोगों से बात की, एक रात भी रहे,
फिर जाके उन्होंने रिपोर्ट करी, उस टाइम कंपनी का नाम था स्विल लिमिटेड, कि स्विल का जो प्रोजेक्ट है ये दिसंबर 98 में कमीशन हो जाएगा। ओके। यानी तो हमें भी बहुत खुशी हुई। उस समय अपनी जो आजकल आईपीओ करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट बहुत डाउन था 1998 में। कंपनियां रुपया स्टॉक मार्केट से नहीं उठा सकती, कोई सब्सक्राइब नहीं करता राइट्स इशू को या पब्लिक इशू को। तो फिर आरबीआई ने ये रूल बना दिया था कि आपने जो आपका पब्लिक पोर्शन है इशू का, वो अंडरराइट होना चाहिए फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और वो अंडरराइटिंग किए बिना आप अपनी इशू नहीं खोल सकते, कारण आपकी इशू अगर नहीं बिकी तब फिर जो उन्होंने अंडरराइट किया उनको वो शेयर लेने पड़ेंगे। अच्छा, और ये सेबी का लॉ था कि अंडरराइटिंग किए बिना आप इशू खोल नहीं सकते। तो अगस्त में, अच्छा, और जो उस इश्यू के अगेंस्ट में रुपए लाने थे वो हम प्रमोटर ऑलरेडी ला चुके थे, और वो बैलेंस शीट में दिखा रहा था एडवांस अगेंस्ट राइट्स, क्योंकि राइट्स में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो पैसा देते हैं, पब्लिक इशू में नए शेयर होल्डर्स पैसा लाते हैं। तो हम एडवांस अगेंस्ट राइट्स दिखा रखे थे, हमें अब पब्लिक इशू खोलनी थी। उन्होंने कहा दिसंबर में कमीशनिंग है। अब अंडरराइटिंग लेटर हमको लास्ट मिला मार्च 99 में, और यहां कह रहे हैं दिसंबर 98 में कमीशन होगा। दूसरी बात, जो उनको पैसा डिसबर्स करना था लोन का, वो तो हमेशा टाइम पे करते नहीं थे। हम जाते थे जैसे खोए, मैंने भीख मांग रहे उनसे, उनको समझाते थे आप दे दो, नहीं तो डिले होगा प्रोजेक्ट। बट हर इंसान का अलग अलग अहंकार होता है, नहीं दिया पैसा समय पे तो प्रोजेक्ट डिले हो गया। जब अंडरराइटिंग लेटर मिला, हम लोगों ने पब्लिक इशू ने खोल दी, पैसा आ गया। लेकिन वो पैसे इनफ नहीं था, बिकॉज जो हमारा बाकी लोन पोर्शन था, जब तक वो पूरा नहीं आए प्रोजेक्ट कैसे कमीशन हो। तो कमीशन हुआ नहीं। फिर 99 चला गया, 2000 चला गया। अब खर्चे तो है, ब्याज, बिल्कुल, ब्याज भी चल रहा है, सैलरी, पूरे साइट के एक्सपेंस, सब कुछ चल रहे हैं। अब यही 750 का प्रोजेक्ट खींचता गया, बढ़ता गया। फिर आईसीआईसीआई ने मेरे को बुलाया अगस्त 2001 में। उस टाइम कामत साहब चेयरमैन थे जी, एंड मैनेजिंग डायरेक्टर आईसीआईसीआई। उस समय आईसीआईसीआई बैंक हो गया था। फिर उन्होंने हमें कहा कि अनिल, अब ऐसा करो कि ये प्रोजेक्ट अब बहुत बड़ा हो गया है, अब ये तुम्हारे बाहर हो गया है, लेट्स फॉरगेट क्या हुआ क्या नहीं हुआ पास्ट में। तो हम सजेस्ट करते हैं कि जो तुम्हारे पिताजी ने, क्योंकि स्विल लिमिटेड में हमारी 3 फैक्ट्री हमारे पिताजी लगा चुके थे, ये कॉपर प्रोजेक्ट चौथी फैक्ट्री थी। तो बोला वो 3 फैक्ट्री को तुम लोग अपनी पुरानी कंपनी शालीमार वायर्स में ले जाओ, और ये जो कॉपर स्मेल्टर है इसको स्विल में रहने दो। तो कैलकाटा हाई कोर्ट से तुम लोग इसको डीमर्ज कर दो, और ये स्मेल्टर को हम तुम्हारे ही कोलैबोरेटर जो कि स्वीडन से थे, उन्हीं से हम कमीशन करवाएंगे, फिर हम इसको बेच देंगे। और तुम्हारी 33% शेयर होल्डिंग है, तो तुम अगर चाहो तो हमें कह देना, हम तुम्हारे शेयर भी बेच देंगे हमारे शेयर के साथ, बट कमीशनिंग के बाद, क्योंकि कमीशनिंग के बाद ही वैल्यूएशन मिलता है शेयर का, उसके पहले कोई वैल्यूएशन देता नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी पर्सनल गारंटी भी हटा देंगे, और तुमने जो शेयर प्लेज किए हैं वो भी छोड़ देंगे। तो फिर हमने सोचा कि अब जब हमारे लेंडर्स ही ये कह रहे हैं, और मेन आईसीआईसीआई, और इतना बड़ा और इतना बढ़िया ऑफर दिया उन्होंने, और इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, तो हमने कहा कि ठीक है कामत साहब, अगर आप चाहते हो तो हम यही करेंगे। तो फिर मैंने जाके वो डीमर्जर का स्कीम हुआ, तो 2001 में ने वो डीमर्जर हो गया कैलकाटा हाई कोर्ट के थ्रू। स्विल लिमिटेड अलग हो गई, शालीमार वायर्स अलग हो गई। मैं स्विल लिमिटेड से रिज़ाइन कर दिया एज चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर,
और मैं शालीमार वायर्स का चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया और ये इंस्टीट्यूशंस चलाने लगी हमारे मैनेजमेंट के साथ। जो मैं बस केवल मैं नहीं था, बाकी सब थे। आपको ही पता है कि बैंक चला सकते हैं, फैक्ट्रियाँ नहीं चला सकती, तो वो नहीं चला सके। वो उसको बेचने की भी कोशिश किए, कंपनी नहीं बिकी। फिर अल्टीमेटली पता नहीं कब, क्योंकि फिर मेरा नाता पूरा टूट गया था और ना कोई मेरे को इंटरेस्ट था वापस पीछे मुड़ के देखने का, क्योंकि फिर दिल में दर्द ही होता, कारण वो मेरा बच्चा था जो मेरे से ले लिया गया बिना कोई मेरे गलती के। तो फिर आई सेड कि फॉर माई इमोशंस आई कैनॉट लेट द एंटायर ग्रुप सिंक एंड दिस इज अ ह्यूज प्रोजेक्ट एट दैट टाइम फॉर द साइज ऑफ आवर ग्रुप। तो हमने बोला ठीक है, फिर तो हम हट गए और अल्टीमेटली फास्ट फॉरवर्ड करते हुए आईसीआईसीआई ने उसको एसेट सेल किया 210 करोड़ रुपए में हिंदुस्तान कॉपर को। तो आज वो फैक्ट्री हिंदुस्तान कॉपर के नाम से भरूच डिस्ट्रिक्ट में चल रही है। तो वो एक हमारे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि हम जमीन खरीदने से हमने ही जमीन खरीदी और सब कुछ हमारे अंडर हुआ, बट नहीं लिखा था तो नहीं लिखा था, जिसमें आपकी कोई गलती नहीं। यानी कि पहले तो लेंडर्स ने पैसा देरी से दिया, यानी कि जो 1998 दिसंबर 98 में कमेंस होना था वो पहुंच गया 2001 तक। तो कई बार दूसरों की यानी कि गलतियों का खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ता है। सही बात है। और ये शायद जो अथॉरिटीज़ होती हैं, जो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उस पर बैठे हुए अधिकारी, उनके लिए तो जी हमेशा प्रमोटर गलत है। हम सही हैं क्योंकि हम इस कुर्सी पे बैठे हैं। अपनी ईगो, जो आपने अहंकार की बात कही थी, अपने छोटे से अहंकार की वजह से कितने सारे लोगों का जीवन ये खराब करते हैं। एब्सोल्युटली। अनिल जी, जब हम बात करते हैं किसी भी जीवन में, किसी भी बिजनेस की अगर हम खास तौर से बात करते हैं, अपॉर्चुनिटी का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी जीवन में जब आती है, कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी नॉक्स वंस, जीवन में एक ही बार आती है। वैसे मुझे लगता है आती रहती, बट कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो आपको क्लिक करती हैं। तो अपॉर्चुनिटी को कैसे पहचानें और उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ने में कितना समय लगाना चाहिए, यानी कि डिसीजन मेकिंग? देखिए, अपॉर्चुनिटी क्या होती है जी, आदमी अचानक जागरूक हो जाता है। जैसे आप कितने साइंटिफिक इन्वेंशन देखो, ऑल ऑफ अ सडन जी आइडिया आती है। जैसे थॉमस एल्वा एडिसन, ही फेल्ड फॉर एग्जांपल 999 टाइम्स। On the 1000th and a trial, he discovered electricity. That bulb lighted. Something happened in his brain. Right. तो opportunity, अब जैसे आपने कहा, it knocks once on your door. मैं उसको दूसरी रूप से देखता हूँ कि opportunity has a bald head. So when it comes, you catch it from the front, because once it's gone, you can't catch it because it is totally bald. It has no hair with it. तो opportunity क्या होता है? जो इंसान अपने बिजनेस में विथ पैशन लगा रहता है, उसको अपॉर्चुनिटी दिखती रहती है, वो चलता जाता है, अपॉर्चुनिटी देखता जाता है। अब से फॉर इंस्टेंस उसको एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि यार रॉ मटेरियल में दिक्कत हो रही है, हमारे रॉ मटेरियल सप्लायर की जब इच्छा होती है दाम बढ़ा देते हैं, मोनोपोली जैसे। तो क्यों ना हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन करें, हमारा इतना रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो जाएगा। तो फिर हम इंतज़ाम करते हैं कि यार कौन सी कंपनी को हम खरीद सकें, उसका क्या वैल्यूएशन होगा, फिर हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं। क्योंकि एक सबसे बड़ी और अपॉर्चुनिटी इंडस्ट्री में ये है कि अगर आप ग्रेट ग्रैंडसन से शुरू करो और फिर आप ग्रैंडसन, सन, फादर, ग्रैंडफादर, उस हिसाब से आप बैकवर्ड आप करते रहो, तो द एंटायर वैल्यू चेन इज अंडर योर कंट्रोल। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है धीरूभाई अंबानी, रिलायंस में। ये मैंने उनसे सीखा कि पहले उन्होंने वो फिनिश्ड प्रोडक्ट पे गए, फिर वो बैकवर्ड करते गए, जो अल्टीमेटली पेट्रोलियम पे पहुंच गए। क्योंकि उनका जो
फाइबर था, पॉलिएस्टर फाइबर, उसका बेस था ऑयल। तो देखिए कैसे उन्होंने फिनिश से लेके यहाँ तक पहुँचे। इनिशियल रिलायंस, अब तो क्या रिलायंस सारी फील्ड में है, जी। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है जी कि हम हमारी रॉ मटेरियल सिक्योरिटी, पावर सिक्योरिटी, कस्टमर सिक्योरिटी, ये किस तरीके से कायम रखें, और इसको कायम रखने के लिए हमें जो भी कुछ करना पड़े अपॉर्चुनिटी के रूप में, वो हम अपॉर्चुनिटी, बहुत बार हम खुद अपॉर्चुनिटी पैदा कर लेते हैं। माई नीड, यानी कि आपका ये कहना सिर्फ अपॉर्चुनिटी का वेट ना करें, बल्कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट भी करें। absolutely, you can create the opportunity. Your need will create the opportunity, and your need comes from where? From the market, from competition, from the product life cycle. आज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत छोटी है। पहले एम्बेसडर गाड़ी चलती थी 50-50 साल, आजकल नहीं चलती आज है। तो 15 साल में बड़ी से बड़ी गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक कोई आइटम्स हैं। जी। वो एप्पल का फोन देख लीजिए, एवरी ईयर हर नवंबर कोई ना कोई नया फीचर आता है। जी। So the product life cycle is now very short. It is not a long product cycle. Now it's a very short product cycle. So you got to be constantly on the treadmill, and you have to have that physical stamina and the emotional stamina to cope up. इसीलिए मैं कह रहा था स्पिरिचुअल कोशेंट, स्पिरिचुअल क्वेश्चन कि अंदर की स्थिति अगर स्ट्रांग रहेगी आपकी, तो बाहर की कोई भी परिस्थिति हो, यू विल बी एबल टू फेस इट विद अ कूल माइंड। जैसे हमें अभी भी याद है, अमेरिका के प्रेसिडेंट एमरसन साहब ने कहा था, इन द मोस्ट एडवर्स सिचुएशन अ पर्सन हु कीप्स हिज मेंटल कूल, हिज मेंटल कामनेस, हिज इनर बैलेंस इज द पर्सन हु इज गोइंग टू विन, नॉट द पर्सन हु इज एजिटेटेड। So, to answer your question, opportunity comes, opportunity is created. अपॉर्चुनिटी इज क्रिएटेड। अनिल जी, हम समाज में हमेशा सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, और ये चर्चाएं होती हैं कि ही इज सो सक्सेसफुल, शी इज सो सक्सेसफुल। सफलता सभी चाहते हैं उसको, लेकिन सफलता सब तक नहीं पहुंचती। वो सफलता है क्या आखिर? किस व्यक्ति को आप सफल मानते हैं अपने जीवन में? आपके लिए सफलता के क्या मायने हैं? क्या पैसा ही मायने हैं या उसके अलावा भी कुछ है? मेरे लिए पैसा होना सफलता है, लेकिन अगर जनरल तौर पे देखें तो मेरे लिए सफल वो इंसान है हु इज़ इन चार्ज ऑफ हिमसेल्फ, हु इज़ इन चार्ज ऑफ हिज इमोशंस, इन चार्ज ऑफ हिज माइंड। कारण वो इंसान सही रूप से डिसीजन ले पाता है, और अपने जो भी लाइन में हो वो, क्योंकि देखिए सफलता अलग अलग लाइन में है। म्यूज़िक में अलग है, बिजनेस में अलग है, स्पोर्ट्स में अलग है, राइट। ने पिक्चर्स में अलग है। तो अलग अलग क्षेत्र में सब लोग अलग अलग सफल लोग हमें बिल्कुल आप सेक्टर पाए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। हर व्यक्ति के लिए हर सेक्टर में सफलता अलग अलग है। उसी तरह से हम शायद ये भी कह सकते हैं हर व्यक्ति के लिए सफलता अलग अलग है। किसी के लिए हो सकता है 1 लाख रुपए कमाना सफलता हो उसके लिए, किसी के लिए 1 करोड़ हो, किसी के लिए 100 हो, किसी के लिए 1000 हो। सही बात है। इसीलिए जो व्यक्ति का जो विजन है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो वो अचीव कर लेता है, वो मेरे हिसाब से सक्सेसफुल है, और अंदर में स्थिर बुद्धि और स्थिर सोच से काम करे, और ये हमेशा ध्यान रखे कि पैसा बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। पैसे बिना आज के दिन कुछ नहीं होता है। पैसे के बिना कुछ भी नहीं कुछ नहीं होता है। तो पैसे का आपके जीवन में क्या महत्व है, एक? दूसरा, लोगों के लिए आप क्या सोचते हैं कि पैसे की वास्तव में क्या और कितनी इंपॉर्टेंस है? क्या पैसे, जैसे आपने पहले ही कह दिया कि पैसे का बहुत महत्व है, लेकिन क्या पैसे के बिना भी जीवन जिया जा सकता है? पैसे के बिना देखिए आज के ज़माने में जीवन नहीं जिया जा सकता है। आज आप अपने गाँव को देख लीजिए, हिंदू भारत में अपने लोअर मिडिल इनकम है, तो ये जो बैंड है, जो कि मैक्सिमम 140 करोड़ की जो हमारी पॉपुलेशन है, मैक्सिमम लोग इस बैंड में हैं। तो इस बैंड में अगर पैसा न जाए
तो ये बैंड सरवाइव कैसे करेगा, क्या खाएगा, कहाँ रहेगा? तो पैसा देखिए ह्यूमन के फंडामेंटल नीड्स के लिए बहुत ज़रूरी है, टू मीट द फंडामेंटल नीड्स ऑफ फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एजुकेशन, मेडिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारी सोसाइटी में शादियाँ होती है, बच्चे बच्चे बड़े होते हैं, वहाँ पैसे चाहिए, तो पैसा हर चीज़ में चाहिए। तो पैसे का सदुपयोग करें और अपने अंदर में एक ऐसी क्षमता रखें कि यू आर इन चार्ज ऑफ योर सेल्फ, यू आर इन चार्ज ऑफ योर इमोशंस, यू आर इन चार्ज ऑफ योर माइंड, ताकि आप अपनी लाइफ की जर्नी, आपके जो डिसीजंस हैं वो ज़्यादातर सही हो, ताकि आप प्रोग्रेस करते रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपका बिजनेस सही चले। या अगर आप और कोई फील्ड में हो, जैसे सपोज आप यही ले लो टेनिस ने स्पोर्ट्स में, आज रॉजर फेडरर कितने साल तक नंबर 1 था? क्यों था? उसकी मेहनत थी, उसकी खेलने की स्टाइल थी, उसके अंदर में एक मेंटल बैलेंस था उसका, कोर्ट पे हमेशा शांत रहता था वो, चाहे बॉल उसकी गलती भी हो जाए, वो रैकेट फेंकना और बॉल मारना और ये करना और वो करना जो और प्लेयर्स करते हैं, नहीं करता था वो। इसीलिए मैं कहता हूं कि अ सक्सेसफुल पर्सन को आप देख लीजिए, ही विल ऑलवेज बी कूल, काम एंड कलेक्टेड। अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं अपने खुद के इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट का। आप एक इंसान को ले लीजिए, मिस्टर JRD टाटा, कितने बड़े सक्सेस थे वो। ही हैड दैट विजन, ही हैड दैट काम एंड कूलनेस इन हिम, ही हैड दैट मैच्योरिटी टू टेक द डिसीजन। तो इसीलिए पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसे बिना आज के दिन कुछ नहीं होता है, लेकिन विथ अ प्रोविज़ो कि पैसे का सदुपयोग करें, पैसे का दुरुपयोग ना करें, नहीं तो वो पैसा जितना जल्दी आया है उतना जल्दी चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं जो ये नोवो रिच आज के ज़माने में है, सबके लिए नहीं कह रहा मैं, लेकिन कई परिवारों में मैंने देखा है कि वो इतना धन का दुरुपयोग करते हैं, इतना वेस्टफुल एक्सपेंडिचर करते हैं कि दिल में दर्द होता है। फिर यही करके सांत्वना कर लेते हैं, भाई उनका पैसा, उनकी सोच, उनकी इच्छा। अब हम कौन होते हैं बोलने वाले। लेकिन देखने में अच्छा नहीं लगता है जब धन का इतना वल्गर डिस्प्ले आज देखने को मिलता है, और वो भी हमारे भारत जैसे देश में, जहां हम देखें इतनी बड़ी जनता अपने 2 टाइम का खाना, अब कम से कम ये तो है कि अपनी पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, अब लोग समृद्ध हो गए, और अब जैसे कि सरकार कहती है 25 करोड़ लोग गरीबी के संख्या से उठ के ऊपर आ गए। तो क्यों आ गए? उनके पास धन गया, उन्होंने मेहनत करी, सरकारों की स्कीम थी जो उनके फेवर की थी, जिससे उनके पास धन आया। आज आप कोविड में देख लीजिए। अनिल जी, कोविड पे आता हूँ, बट उससे पहले एक आप चीज़ बोली कि पैसे का वल्गर डिस्प्ले, थोड़ा सा उसे डिस्क्राइब करेंगे? आज हमारे आप हिंदुस्तान में शादियां देख लीजिए, 3-3 दिन 4-4 दिन की शादियां होती है, एक शादियों में पता नहीं कितने रुपए स्पेंड होते हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग लोग करते हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा भाई हिंदुस्तान ही इतना सुंदर है, आप क्यों जाते हो बाहर शादियां करने। तो ये एक मैंने एग्जाम्पल दिया। दूसरा है, आप मतलब देख लीजिए कि चीज़ की ज़रूरत नहीं है फिर भी खरीदना, वो जो डिज़ायर है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, उसको देख लिया उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। मतलब उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? दिस इज अ वल्गर। तो इसका देयर इज नो एंड टू दिस। अब अगर मैं सोचूं कि मिस्टर एक्स के पास बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स एयरक्राफ्ट्स हैं, ये है वो है, और मेरे पास क्यों नहीं है, तो ये मेरी इमेच्योरिटी है। भाई उनको नीड है, वो उनका भाग्य है, उनकी मेहनत है, उनका रोल है। मेरा रोल, मेरी जर्नी अलग है, उनकी जर्नी अलग है, आपकी जर्नी अलग है।
राइट। हर इंसान की जर्नी अलग होती है, वो अपनी जर्नी को पहचान ले, पहचान के उसी रास्ते पे चले तो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। वो इधर उधर के रास्ते पे दिखेगा तो ना अपना रास्ते पे चल पाएगा और ना उधर इधर के रास्ते पे चल पाएगा, बीच में ही फंसा रह जाएगा। बीच में फंसा रह जाएगा। इसीलिए सक्सेस और पैसा दोनों बहुत ज़रूरी है। पैसे से सक्सेस आता है और सक्सेस से पैसा भी आता है। और बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। ये दोनों आते हैं तब जब आप अपने इंचार्ज खुद होते हैं। एब्सोल्युटली, ताकि आप उसका सदुपयोग कर सको। तभी मैंने कहा यू हैव टू बी इन चार्ज ऑफ योरसेल्फ टू हैंडल सक्सेस। टू हैंडल, क्योंकि देखिए, सक्सेस को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो सक्सेस दिमाग में इतना चढ़ जाता है इंसान के, वो इतना अहंकारी बन जाता है, इतना एरोगेंस ही गेट्स इनटू हिज होल सिस्टम कि वो किसी को कुछ समझता ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अनिल जी, जब हम पैसे की बात करते हैं, इस बातचीत में पैसा पैसा कई बार हो गया है, लेकिन क्या करें, गाना भी है तू पैसा पैसा करती है, और हर व्यक्ति पैसा पैसा ही कर रहा है, पैसे के पीछे ही भाग रहा है। पैसे के पीछे भागना कितना सही है? और ये भी किसी ने कहा है कि भाई मैंने भगवान को तो नहीं देखा है इस धरती पे, लेकिन अगर भगवान के रूप में है तो पैसा ही है। क्योंकि पैसे के बिना, जैसे आपने भी कहा कि ना, आप अच्छी हेल्थ की अगर आपको ज़रूरत पड़े कि आपको हॉस्पिटलाइज होना है तो भी पैसा चाहिए, अच्छी एजुकेशन वो भी पैसों से मिलती, अच्छी रिलेशनशिप भी आजकल शायद ऐसा लगने लग गया है कि वो भी पैसों से मिलती है। देखिए, एक चीज, एक कॉन्सेप्ट है सम्यक जीवन। सम्यक जीवन, तो हर चीज एक विद इन अ लिमिट होनी चाहिए। तो पैसा इज डेफिनेटली द फाउंडेशन ऑफ टुडेज ह्यूमन लाइफ। लेकिन यह भी ना हो कि इंसान पैसे में इतना मदहोश हो जाए, इतना इंटॉक्सिकेट हो जाए कि हमें बोलना पड़े कि दैट पर्सन, ही इज सो पुअर, he is so poor, he is so poor that the only thing he has is money. only thing he has money, Because other things of good things of life, like relationship, good health, sports, there are so many things, music, circle, art, society. culture, he is bereft of anything, you know. And the worst is when money gets into his head, because money in head is far more different than money in your pocket. And what matters is money in your pocket, not money in your head. यानी कि पैसा आपकी जेब में होना चाहिए, दिमाग पे नहीं होना Absolutely. क्योंकि आज कंपनी है, आपका बैंक बैलेंस क्या है, दैट इज योर एक्चुअल प्रॉफिट, रादर देन द प्रॉफिट इन द बैलेंस शीट। क्योंकि वहां का प्रॉफिट आपके कई चीजों में फंसा रहता है। राइट, वर्किंग कैपिटल में, करंट एसेट्स में मेनली, और करंट लायबिलिटीज में। बिल्कुल सही बात है। जो बैलेंस शीट में पैसा है वो अलग पैसा है, और वो जो प्रॉफिट है वो डिफरेंट प्रॉफिट है, लेकिन जो एक्चुअल प्रॉफिट वो वही है जो आपका बैंक बैलेंस है। कैश इज द रियलिटी। कैश इज द रियलिटी, तो उस पर चलना चाहिए। अनिल जी, अभी कुछ समय पहले हम लोग, पूरा देश, पूरी दुनिया एक बड़े डिजास्टर से गुजरी, कोविड ने बहुत सारे लोगों को कुछ सिखाया, कुछ से छीन लिया, लेसन्स भी दिए लाइफ के महत्वपूर्ण। आपने कोविड से क्या सीखा, या कोविड ने आपको क्या सिखाया? कोविड ने जी सबसे पहले हमें यह सिखाया कि प्रकृति से छेड़ाछेड़ी मत करो। ओके। बिकॉज प्रकृति बहुत बलवान है, वो अपना रिवेंज ले लेगी। दूसरा, कोविड में ये सिखाया कि बहुत से खर्चे, बहुत सी आदतें जो मेरे में थी, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है, हम इसके बिना भी जी सकते हैं। हम ये एक्स्ट्रा कर रहे थे, बैड एक्सपेंसेस हो रहे थे, बुरी आदतें थी, उसके बिना हम जी सकते हैं। क्योंकि कोविड में हम वो बुरी आदतें आप किसे कहते हैं? आप तो ऐसी कोई आदतें नहीं दिखाई देती होंगी कि नहीं, बुरी कह सके। दुनिया में लोगों की जी जो आदतें हैं, जी, वो भी काफ़ी लोगों ने आत्मचिंतन किया, मंथन किया, स्वाध्याय किया, उससे अपने आप में मैंने काफ़ी लोगों में चेंज देखा टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। ये नहीं कह रहा हूँ सब में पॉजिटिविटी, बट काफ़ी लोगों में चेंज आया, उनकी लाइफस्टाइल में चेंज आया। आज जैसे मेरी लाइफस्टाइल है जी,
आज मैं पूरी चेंज हो गई, मेरी लाइफस्टाइल को मैंने काफ़ी अब स्लो कर लिया, रादर देन दैट फास्ट लाइफस्टाइल, ये वो मेंटल एजिटेशन, टेंशन नहीं। कर्म करते जाओ, कंसिस्टेंट काम करते जाओ, धैर्य से काम करो, फोकस के साथ करो। ज़रूरी नहीं है 10 काम एक दिन में करने हैं। अगर आप एक काम भी पूर्ण रूप से डीप डाइव करके ठीक से करो, एक जो इमोशनल और मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है, और उस काम में जो आपकी स्किल पैदा होती है, और जो काम की क्वालिटी जो निखर के आती है, वो 10 काम एक साथ करके नहीं आ सकती है। तो ये मैंने एक बहुत बड़ा परिवर्तन मेरे लाइफ में कोविड ने मुझे दिया कि एक फोकस लाइफ का पूरा चेंज हो गया, एक फोकस टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ माय इनर सेल्फ, हाउ टू डेवलप माय बिजनेस। कारण काफ़ी समय मिल गया सोचने का, तो ऑब्जेक्टिवली अ हेलीकॉप्टर व्यू from the top, if you see something from a helicopter, you can see the entire terrain of the land. So similarly, if you take a helicopter view of your life, which I think a lot of people did in COVID, they could understand as to what were the mistakes they were making, what were the opportunities they lost, how they will live their life in future, what are the opportunities lost they will now try to get them, or newer opportunities. So all these things happened. People changed their lifestyle. People changed their routine. So a lot of these things happened, and a lot of development happened in the communication sector. आज ऑनलाइन चीज़ें इतनी शुरू हो गई। आज देखिए पूरा एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि चीज़ें हुई, उससे कंपनीज़ के जो काफ़ी जो बैड एक्सपेंसेस थे वो भी शायद कंट्रोल में आए। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तौर पे, आप सपोज मार्केटिंग मैनेजर रखना चाहते हो, आपने इलेक्ट्रॉनिकली लिंक्डइन पे आपके प्रोफाइल्स आ गए जी, आपने शॉर्टलिस्ट कर दिए, शॉर्टलिस्ट करके आपने कैंडिडेट्स को जूम पे इंटरव्यू कर लिया, 15-15 मिनट का इंटरव्यू करके आपको आइडिया लग गई ये हमारे शॉर्टलिस्ट है, ये हमारे रिजेक्ट है। फिर शॉर्टलिस्ट वालों को बुला लिया, कितना खर्चा बचाया, कितना समय बचाया, एंड यू फोकस्ड ऑन द क्वालिटी इन द सेंस बेस्ड ऑन योर नीड, द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। बहुत बार होता है उस ऑफिस से बात करनी है, अच्छा भाई जूम कॉल कर लो, या MS टीम्स कर लो, कॉन्फ्रेंस उस पर हो जाती है। तो एक पूरा चेंज आ गया। आज जैसे बोर्ड मीटिंग्स हैं, AGMs हैं, सब जूम पे हो जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेड इट ऑफिशियल, लीगल नाउ। आज आप देखिए AGM करते हैं जूम पे या इलेक्ट्रॉनिकली, कितना पैसा बचता है कंपनियों का। बिल्कुल ठीक है। और जो MSME सेक्टर है, स्पेशली द मीडियम एंटरप्राइज जो कि लिस्टेड है और जिन्हें ये करना पड़ता है, उनके लिए कितनी बड़ी कॉस्ट सेविंग है, और वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है। हाँ, और वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी देन थी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जी जूम में। तो यानी कि कोविड में हाँ, तो कोविड ने ये सिखाया, एक तो कि भाई जो बैड एक्सपेंसेस, जो अननेसेसरी की खर्चे होते थे, वो हमने बचाए, प्लस कैसे जीवन को पॉजिटिव रखना है, लाइफ को पॉजिटिव रखना है, वो भी हमें सिखाया। अननेसेसरी की भाग दौड़ से बचाया कि भाई ज़्यादा भाग दौड़ के भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोविड ने दिखाया, बताया कि हमारे पास पैसा कितना भी उस दौरान था, लेकिन किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, किसी को बेड नहीं मिल रहे, किसी को, तो ये सारी चीज़ें भी आई। तो यानी कि लोगों का, आपने कहा कि भाई सबका नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों का, कुछ लोगों का इधर बदलाव आया है। हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी है। आपने ये भी बताया कि भाई हमारा जो डिविडेंड है हमारे देश का, वो यंग पॉपुलेशन है, अंडर 30। लोगों को नौकरियां नहीं मिलती, लोगों को काम नहीं मिलती, इस वजह से शायद गरीबी भी है। लेकिन साथ के साथ हम यह भी देखते हैं कि एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय नहीं मिलता जो हम चाहते होते हैं, और एम्प्लॉय को जॉब नहीं मिलती। इसका क्या कारण है? कारण है एजुकेशन सिस्टम, ओके, कारण है स्किलिंग सिस्टम।
क्योंकि जो एजुकेशन और स्किल चाहिए, आज आप देख लीजिए इंजीनियर्स हैं, 60 to 65% इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयबल। अब आप चलें क्यों? उनका दोष नहीं है, फैकल्टी प्रॉपर नहीं है, फैकल्टी एजुकेटेड नहीं है, फैकल्टी अंडरपेड है। सो दिस होल सिस्टम, कारण हर देश का फाउंडेशन है उसका यूथ, उसका एजुकेशन सिस्टम यूथ को क्या पढ़ाता है देश, दैट इज द मोस्ट फंडामेंटल थिंग, बिकॉज उसी से यूथ का माइंड सेट बनता है, उसी से उसकी एम्बिशंस बनते हैं, वो अपने लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स बनाता है। और ये जो नौकरी नहीं मिल रही है या मिल के जल्दी छूट जाती है, बिकॉज ओनली ऑफ द स्किल लेवल, द अंडरस्टैंडिंग लेवल। आज हमारे लोग, हम कितने लोगों को देखते हैं वो एक पन्ना ठीक से लिख ना पाते और वो ग्रेजुएट हैं, इंजीनियर्स हैं। तो यानी कि जो ये इंस्टीट्यूट्स हैं ये तो फॉर द सेक ऑफ गिविंग द एजुकेशन, बस एजुकेशन दे रहे हैं, डिग्री दे रहे हैं, बट स्किल उनको नहीं दे रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो अपनी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है जो अब इम्प्लीमेंट हो रही है, उसमें गवर्नमेंट ने ये केयर कर लिया कि 9वीं कक्षा से अब आपको वो स्किलिंग का भी एक मार्ग खोल दिया। तो आप 4 साल का कोर्स, सपोज आपकी इच्छा है कि आप एक वर्कशॉप खोलोगे कारपेंट्री का, तो आपने कारपेंट्री की वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल लेना शुरू कर दिया 4 साल। तो जब आप पास होगे तो यू विल सेट अप योर ओन बिजनेस, यू विल बी अ एम्प्लॉयमेंट गिवर रादर देन अ एम्प्लॉयमेंट टेकर। तो वो अब नई एजुकेशन पॉलिसी में आने से मुझे काफ़ी होप है कि दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 30 years down the road, you will find a changed India, because the youth's mindset will come out very, very positive, focused, and decluttered. That is very important. You cannot have clutter in your mind. If you have decluttered mind, you can think in a focused manner, and you can think by thinking 360 degrees and then come to a decision. अनिल जी, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ अपने युवा साथियों के लिए, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कि जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जब वो जीवन में आगे बढ़ते हैं तो उस व्यक्ति की सफलता को ध्यान में रखते हुए बढ़ते हैं जिसने बरसों मेहनत करने के बाद वो आज उस हाइट पे पहुंचा है। लेकिन जो हमारे युवा साथी हैं, उन्हें लगता है कि वो पोजीशन वो कल ही वो अचीव कर लें। उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए यही संदेश है कि जो भी कार्य करो वो डीप डाइव करो। सुपरफिशियल काम करोगे कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगे। जो तुम सोचते हो कि तुम मिस्टर एक्स बनना चाहते हो ओवरनाइट, वो तो पॉसिबल है नहीं। क्योंकि अगर तुम 21 साल के इस साल हो तो अगले साल तुम 22 के ही होगे, तुम मैंने 30 के या 24-25 के नहीं हो सकते। ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है। सबसे पहले तो ये युवा निश्चय कर ले कि ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है। कभी याद होती है रॉकेट टाइप ऑफ ग्रोथ, बट वो 1 या 2 साल फिर ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है। राइट। जैसे आपने स्टेयरकेस ले लो, ग्रो होता है कंसोलिडेट, ग्रो कंसोलिडेट, ग्रो कंसोलिडेट। तो क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है कि नहीं स्टेयरकेस, लेकिन सॉलिड बन रहा है क्योंकि वो कंसोलिडेट होते हुए जा रहा है। सक्सेस कंसोलिडेट। तो डीप डाइव करना बहुत ज़रूरी है चीज़ में, और एक सक्सेस पाने के लिए, क्योंकि एक रास्ता तय करना पड़ता है और वो रास्ते में काफ़ी रुकावटें आती हैं, काफ़ी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, काफ़ी चैलेंजेस आते हैं। तो उसको अगर युवा एक चैलेंज समझ के, जिस प्रकार एक नदी सामने अगर बहुत बड़ा रॉक आ जाए तो वो रॉक के साइड से निकल जाती है, वो चैलेंज को अराउंड करके निकल जाती है। उसी हिसाब से युवा को, हमारे भारतीय युवक को, हर एक प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना देखे, चैलेंज देखे उसे। राइट। और चैलेंज को कैसे सरमाउंट करें, क्योंकि चैलेंज को सरमाउंट करने में आज जो इमोशनल और मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है हमारे भारतीय युवा को, उसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते वर्ड्स में। वो एक अनुभूति है। तो शॉर्ट में
हमारे भारतीय युवा अगर धैर्य रखें, जिसे हम पेशेंस कहते हैं, और परसेवियर करें अपने पैशन के साथ, वो अपने डेस्टिनेशन पे ज़रूर पहुंचेंगे। डेस्टिनेशन पे ज़रूर पहुंचेगा। और जो उसमें भी सबसे बड़ी बात एक और आपने कही कि किसी भी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना समझे बल्कि उसे चैलेंज समझे, और चैलेंज कारण हर प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आता है। इट इज टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, हेड्स एंड टेल्स। ये अगर युवा समझ ले तो वो युवा तुरंत जहां चैलेंज या प्रॉब्लम आई वो उसमें अपॉर्चुनिटी देखने लगेगा। अनिल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं समझता हूँ इस कार्यक्रम को देखने वाले लोगों को इस बातचीत से, इस वार्ता से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और कहा भी जाता है कि जब तक जीवन है तब तक सीखते ही रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज ये थे हमारे साथ अनिल जी, और अनिल जी ने अपने जीवन का निचोड़ आपको इस छोटी सी मुलाकात में, छोटी सी वार्ता में दे दिया है। इस इंटरव्यू से पहले भी मैंने इनसे बड़ी चर्चा करी भी कर रहे थे, तो बड़ा स्पिरिचुअल नॉलेज भी रखते हैं। तो मैं भी चाहूँगा कि आगे कभी हम इनके साथ स्पिरिचुअल वार्ता भी करें, आध्यात्मिक वार्ता करें, और वह भी आप तक पहुँचे। क्योंकि जो व्यक्ति की ओवरऑल ग्रोथ है, अगर उसमें स्पिरिचुअल कोटेंट, जैसा अनिल जी कह रहे हैं, अगर वो नहीं होगी तो वो ग्रोथ भी या तो डिले हो जाएगी या इधर उधर चली जाएगी। तो वो भी हम करेंगे। और यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने पैशन को फॉलो करें, पेशेंस रखें। मुसीबतें आएंगी, वो आती हैं, उनसे घबरा के, उनसे डर के भागने का या पीछे हटने का नहीं, आगे बढ़ते जाइए। हर व्यक्ति के जीवन में मुसीबतें आई हैं, चाहे वो कोई भी हो। कोई भी रॉकेट की तरह सिर्फ और सिर्फ आगे नहीं बढ़ता जाता। जैसे अनिल जी ने कहा, स्टेयर के सीढ़ियाँ चढ़ती हैं, फिर कंसोलिडेट करती हैं, फिर चढ़ती हैं, फिर कंसोलिडेट करती हैं। कहीं कहीं सीढ़ियाँ ये भी है कि अगर एक ही सीढ़ी पे दो लोग चल रहे हो, यानी कि एक ऊपर को चढ़ रहा हो और एक नीचे को आ रहा हो, तो कहीं ना कहीं एक जगह पे तो ऐसा भी आता है कि दोनों लोग एक साथ भी मिलते हैं। तो जीवन में आगे बढ़िए, ईमानदारी से काम करिए। ईमानदारी और हार्ड वर्क, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। धन्यवाद, नमस्ते।